आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए माध्य स्थिति पर शून्य होता है। हमें बताना है माध्य स्थिति पर उसका क्या शून्य होता है। ऑप्शन ए कह रहा है उसका वेग शून्य होता है, ऑप्शन बी कह रहा है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी कह रहा है त्वरण शून्य होता है, या फिर ऑप्शन डी आवर्तकाल उसका शून्य होता है। ठीक, तो यहाँ से डायग्राम बना के इसको समझेंगे। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं कि कण सरल आवर्त गति कर रहा है। शुरुआत में मान लेते हैं कण हमारा यहाँ पे रखा गया था, इसको हम कह सकते हैं इसकी माध्य स्थिति हो गई। तो सरल आवर्त गति की जो पहली चीज होती है, कण अपनी एक बिंदु मतलब उसको माध्य स्थिति बोला जाता है, उस माध्य स्थिति से कण दोनों तरफ समान दूरियों तक बारी बारी से गति करता है। तो इस तरह की गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। इसका मतलब कण अपनी माध्य स्थिति से इर्द गिर्द दोनों तरफ गति करेगा। यहाँ से माध्य स्थिति से अगर गति प्रारंभ करेगा तो कण मान लेते पहले इस दिशा में जा रहा होगा, जाते जाते एक ऐसा समय आएगा कि कण एक ऐसे बिंदु पे पहुंचेगा, वहां से वापस लौटना प्रारंभ कर देगा। तो जहां पे कण वापस लौटता है उसको बोला जाता है चरम स्थिति। मतलब कि कण अब इससे आगे नहीं जाएगा, अब यहाँ से वो वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति की तरफ लौट आएगा। ठीक, तो यहाँ से कण वापस लौट के अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा। माध्य स्थिति पर लौट के आते आते उसके पास इतनी गति आ गई होगी कि कण इस माध्य स्थिति पर रुकेगा नहीं, दूसरी तरफ चला जाएगा। और दूसरी तरफ कितनी दूरी जाएगा? उतनी ही दूरी जाएगा जितना पहले गया था। ठीक, वापस यहाँ से आएगा फिर लौटेगा। तो जहाँ पे दोबारा लौटेगा वो हमारी होती है चरम स्थिति, ये हमें पता चल गया। फिर वापस लौट के अपनी माध्य स्थिति पे आएगा और इस तरह से उसकी गति लगातार होती रहेगी। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें माध्य स्थिति पे उसका आवर्तकाल कभी शून्य हो सकता है? नहीं, उसका आवर्तकाल माध्य स्थिति पर कभी शून्य नहीं होगा। आवर्तकाल क्या होता है? अगर देखें एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक, तो यहाँ से देखें अगर कण यहाँ से गति प्रारंभ किया है तो यहाँ से गति प्रारंभ करके इस दिशा में गया होगा, अपनी चरम स्थिति पे वापस लौट के आया होगा, फिर अपने माध्य स्थिति पे आया होगा। अभी कण आधा चक्कर लगाया है। आधा चक्कर लगाने के बाद कण दूसरी तरफ जाएगा, अभी यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, दूसरी तरफ जाएगा उतनी दूरी, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आएगा। तो जब कण दोनों चरम स्थितियों से गुजर के अपनी माध्य स्थिति पे वापस आता है पहली बार, तो उसमें लगा समय हमारा एक आवर्तकाल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कण माध्य स्थिति से गति प्रारंभ किया तो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद कण जब फिर से अपनी माध्य स्थिति पे आएगा, एक चक्कर की बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि कण जब इस चरम स्थिति से घूमेगा तो माध्य स्थिति पे आ गया, लेकिन अभी सिर्फ आधा चक्कर लगाया है, उसको दूसरी तरफ भी उतनी दूरी जानी है। जब वापस पूरा दूसरी तरफ घूम के जब कण अपनी माध्य स्थिति पे आएगा तो उसमें लगा आवर्तकाल हमारा होता है टी, जो कि कभी शून्य नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कभी भी कण का आवर्तकाल माध्य स्थिति पर शून्य नहीं होता। ठीक, अब हम बात करते हैं अपना एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं अपने त्वरण की और इन सब विस्थापन की। तो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारा काम का नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपना त्वरण और विस्थापन के बारे में। हम मान लेते हैं सरल आवर्त गति, आपको पता चल गया किस तरह से हो रहा होगा, हमने डिस्कस कर लिया। अब कण मान लेते हैं अपनी माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करते करते एक ऐसा समय आया कण यहाँ पे पहुंचा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब अभी हम मान लेते हैं कण का जो विस्थापन है x का हुआ है। ठीक, ये हमारा कण का विस्थापन x का है। हमेशा याद रखिए जब कोई भी वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो उसका विस्थापन या जितनी दूरियां होती हैं माध्य स्थिति से नापते हैं। जब ये कण गति करते करते चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा तो उसका विस्थापन अधिकतम होगा। ठीक, और चरम स्थिति और माध्य स्थिति के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है। ठीक, तो अभी हम मान लेते हैं कण यहाँ पे था, x विस्थापन करके पहुंचा था, इस समय हम मान लेते हैं कण का वेग v है। ठीक, कण का वेग v है तो उसका हम सूत्र लिखेंगे। और इस समय मान लेते हैं कण का त्वरण a है। हमेशा याद रखिए त्वरण हमेशा माध्य स्थिति की तरफ लगता है, मतलब विस्थापन के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कण का त्वरण a है। तो वेग और त्वरण दोनों हम लिखेंगे। पहले हम वेग का लिखते हैं। तो वेग का जो सूत्र होता है, अगर कण का विस्थापन x का है तो उसका वेग हो जाएगा, हमारे पास सूत्र होता है ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? कण का विस्थापन। ठीक, जब कण का विस्थापन x का हुआ है उस क्षण कण का वेग v हमने मान रखा था, ये v का वैल्यू आ गया ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें माध्य स्थिति की बात करनी है। माध्य स्थिति में हमेशा याद रखिए कण का विस्थापन हमेशा शून्य रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा सारी दूरियां माध्य स्थिति से नापते हैं। अगर कण माध्य स्थिति पे स्वयं है तो उसका विस्थापन x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमने इस डायग्राम में दिखाया।
तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखेंगे माध्य स्थिति पे अधिकतम वेग हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर x का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, मतलब x क्या कर रहा था, हमारे वेग को घटा रहा था। अगर ये 0 हो गया तो हमें अधिकतम वेग मिलेगा ओमेगा इंटू ए। यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि माध्य स्थिति पे कण का वेग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माध्य स्थिति पे कण का वेग अधिकतम होगा। माध्य स्थिति पे हमने देखा कि विस्थापन का मान 0 हो गया तो x की वैल्यू समीकरण में 0 रख देंगे, तो जो वेग आएगा माध्य स्थिति पे ये हमारा अधिकतम वेग होता है। कहाँ पे? माध्य स्थिति पे। तो ये पार्ट तो हमारा गलत हो गया, कभी भी कण का वेग हमारा माध्य स्थिति पर शून्य नहीं होगा। तो ए पार्ट हमारा गलत हो गया, वो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ठीक, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, कभी भी शून्य नहीं होता। अब हम बात करते हैं त्वरण की। हमने देखा जब कण का विस्थापन x का था तो त्वरण अभी क्या है? a। हमेशा त्वरण क्या लगता है? माध्य स्थिति की तरफ लगता है। तो त्वरण का सूत्र देखिए, डायरेक्ट सूत्र होता है a बराबर होता है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है? विस्थापन। तो यहाँ से देखेंगे जो त्वरण का अगर देखें, त्वरण हमारा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। ये हमारा सरल आवर्त गति की डिफिनेशन होती है। ठीक, तो जैसे जैसे अगर यहाँ से देखें x का मान बढ़ेगा तो त्वरण का मान घटेगा। अब माध्य स्थिति की बात हो रही है। अगर इस फार्मूले में देखें, यहाँ से अगर देखें माध्य स्थिति के केस में हमारे पास x का मान होता है 0, विस्थापन का मान 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे विस्थापन का मान 0 पुट करेंगे तो त्वरण का मान हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास माध्य स्थिति पे त्वरण हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर आप देखें माध्य स्थिति पे कण का वेग कितना है? ओमेगा इंटू ए। माध्य स्थिति पे कण की गतिज ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकती। माध्य स्थिति पे अगर कण की गतिज ऊर्जा निकाले उसका मान हो जाएगा हमारे पास हाफ m, और वेग हमारा अधिकतम होता है तो v मैक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो माध्य स्थिति पे आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी हाफ। मान लेते हैं कण का द्रव्यमान m है तो इसका मान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि v मैक्स का मान कितना है? ओमेगा इंटू ए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा 0 नहीं है। तो माध्य स्थिति पे ना तो वेग 0 होगा, ना तो गतिज ऊर्जा 0 होगा, ना तो आवर्तकाल शून्य होगा। ठीक, क्या शून्य होगा? हमारा त्वरण शून्य होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।